नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन प्रश्न पत्र के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड का साहित्य चिंतन विषय पर चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल के अंदर अध्ययन के उपरांत आप फ्रायड के साहित्य चिंतन की प्रमुख प्रवृत्तियों को जान सकेंगे, साहित्य समीक्षक के रूप में फ्रायड के योगदान से अवगत हो सकेंगे, लियोनल ट्रिलिंग और फ्रायड के साहित्य चिंतन का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे, मनोविश्लेषण संबंधी फ्रायड की अवधारणाओं से अवगत हो सकेंगे और फ्रायड ने मनोविश्लेषण को साहित्य के माध्यम से किस तरह समझने का प्रयास किया है, यह भी जान सकेंगे। फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 में एक यहूदी परिवार में ऑस्ट्रिया के एक कस्बे मोरावियन में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 में हुई। फ्रायड मूलतः एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक थे और मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक होते हुए भी उनके चिंतन का प्रभाव अन्य ज्ञान अनुशासन पर भी पड़ा, समाजशास्त्र पर भी पड़ा, दर्शन पर भी पड़ा, इसी तरह साहित्य पर भी उनके चिंतन पर पड़ा। और ये जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य की एक पूरी विधा बन गई है जो फ्रायड के आने के बाद हुई और जिसे हम मनोवैज्ञानिक आलोचना या मनोविश्लेषणवादी आलोचना के रूप में जानते हैं। लियोनल ट्रिलिंग ने फ्रायड के साहित्य सिद्धांतों की एक बड़ी व्याख्या की है तथा उनके आगे चल के दूसरे लोगों का विचार भी है। उन्होंने कहा, फ्रायड के आने के बाद साहित्य आलोचना की जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है, उस स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का एक तरह से अंत हो गया। मनोवैज्ञानिक आलोचना में फ्रायड के साथ में दूसरे आलोचकों का, विचारकों का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिसमें जुंग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जुंग के अलावा एरिक फ्रॉम, एरिक एरिक्सन, जॉन लार्का, जूलिया क्रिस्तेवा का भी नाम भी मनोविश्लेषणवादी आलोचकों के रूप में देखा जाता है। फ्रायड के बाद में नव फ्रायडवादी आलोचना का भी विकास हुआ। इसलिए ये एक तरह की मूल जो धारा है साहित्य के आलोचना की, उस धारा के सूत्रपात का श्रेय फ्रायड को दिया जाता है। और फ्रायड हालांकि साहित्य के समीक्षक नहीं थे, वो मुख्यतः एक डॉक्टर थे और वो अपने मरीजों का इलाज करते थे मनोविश्लेषण के द्वारा। और इस इलाज के द्वारा उन्होंने जीवन जगत और मनुष्य के बारे में जो कुछ नई बातें कही, उन नई बातों से हमको साहित्य समझने में मदद मिलती है। और जिस समय ये साहित्य के क्षेत्र में आए या इनका चिंतन हमारे यहाँ विकसित हुआ, लोगों ने पढ़ा लिखा, उस समय तक हमारे यहाँ रूसी रूपवाद था, नई आलोचना थी, मार्क्सवादी आलोचना थी और सारी आलोचना पद्धतियाँ ये मान के चलती थी कि हमने साहित्य को एक अच्छी तरह से व्याख्यायित कर दिया, अब इसके अंदर कुछ नई बात कहने की जगह ही नहीं। ऐसे समय में फ्रायड ने एक दूसरे जगह से प्रवेश किया और साहित्य को बिल्कुल नए ढंग से सामने रख दिया। जब संरचनावादी हर चीज़ को संरचना में व्याख्या कर रहे थे तो फ्रायड ने कहा कि भाई मन की भी एक संरचना होती है और ये जो मन की संरचना है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप किसी मनुष्य के चरित्र को समझ ही नहीं सकते। चूँकि फ्रायड का जो ये मनोविश्लेषण है, ये साहित्य चिंतन नहीं, ये साहित्य की मुख्य भूमि नहीं है, ये साहित्य के सहायक की भूमिका, उन्होंने सहायक के रूप में साहित्य का इस्तेमाल किया और इसलिए वो अपनी बातों को सरल ढंग से, बोधगम्य ढंग से कहने के लिए उन्होंने नाटककारों, कवियों और कलाकारों की धारणाओं का उपयोग किया। जब वो साहित्य का जिक्र करते हैं तो चूंकि आम पाठक साहित्य पढ़ा लिखा होता है, इसलिए फ्रायड की बात और आसानी से समझ में आ सकती है। और आसानी से समझाने के लिए फ्रायड चूंकि वो नई बात कह रहे थे, जटिल बातें कह रहे थे और लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, तो इसका उन्होंने तरीका निकाला कि रचनाओं का उदाहरण दे करके, जैसे उस अमुक पात्र में, अमुक नाटक में ये पात्र आके इस तरह का व्यवहार करता है, ये व्यवहार इसकी उस मानसिक संरचना का द्योतक है। तो एक तरफ साहित्य ने फ्रायड के मनोविश्लेषण को सरल तरीके से समझाने में फ्रायड की सहायता की, दूसरी तरफ इसके माध्यम से साहित्य भी नए ढंग से, एक तरह से कहना चाहिए उसको नई बातें हमारे सामने प्रकट हुई और हम साहित्य को भी नए ढंग से देखने लगे। इसलिए जो दृष्टांत थे साहित्य के, वो साहित्य को समझने में भी 3 बातें जो है फ्रायड की बड़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी
आलोचना प्रभावित हुई, जिसमें से एक है लेखक का व्यक्तित्व। हम लोग लेखक का कृतित्व और व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। मान लीजिए हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हम कहते हैं कि आप जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें। तो आप जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व का विश्लेषण क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पैदा हुए, इतनी इनकी शिक्षा थी, ये नौकरी करते थे। ये जो बातें होती है, ये सब बातें ऊपरी है। फ्राइड ने कहा कि ये मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व तो बहुत भीतर है और बहुत छुपा हुआ है, और उस व्यक्तित्व को आप अगर ठीक से जानना है तो उसके, जिसे कहा था मन की संरचना, उसे जाननी है। तो लेखक के मन की संरचना जानने के लिए आपको और गहरे उतरना पड़ेगा। इसलिए इसके द्वारा हमें एक तो लेखक के व्यक्तित्व को नए ढंग से समझने में सहायता मिली। दूसरी चीज़ हमको क्या मिली? पात्रों का व्यक्तित्व। किसी पात्र का व्यक्तित्व कैसा, या शेखर एक जीवनी में शेखर का व्यक्तित्व ऐसा क्यों है, या होरी ऐसा क्यों है, या धनिया ऐसी क्यों है, या कोई भी ऐसा पात्र, चाहे मध्यकालीन पात्र आप दें, तो वो पात्र ऐसे क्यों हैं? तो उस क्यों का उत्तर फ्राइड ने देने की कोशिश की। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ आलोचना में कि हम पात्र का उस तरह का अब सरलीकृत विश्लेषण नहीं करते, जैसा सरलीकृत विश्लेषण जो सूचनाओं पर आधारित है, जो बाहरी जानकारियों पर आधारित है, सिर्फ वहीं तक था, उससे आगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि घटनाओं व पंक्तियों से संबद्ध मानव व्यवहार, घटनाएं जो है वो उससे कोई आदमी बोलता है, या किसी ने गुस्से में कुछ कहा, या किसी ने हिंसा कर दी, तो ये क्यों हिंसा कर दी, इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? एकदम से वो आदमी बुरा है, या उसके अंदर क्या चीज़ें थी? ये तो फ्राइड ने के मनोविश्लेषण के द्वारा हम इन तीन चीज़ों को बहुत आराम से देख सकते हैं। इस संदर्भ में फ्राइड की जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसकी उन्होंने खोज की मनोविश्लेषण के हिसाब से, वो है अचेतन की खोज। फ्राइड का कहना यह है कि मनुष्य के मन में बहुत सारी चीज़ें अचेतन में होती है, उसको स्वयं को पता नहीं होता, और इसलिए कई बार आप और हम देखते हैं कि हम कुछ चीज़ें जो हम नहीं चाहते तो भी वो अपने आप हो जाती। हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी तो भी हम कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? हमारे नियंत्रण में नहीं है। एक आदमी है, एकाएक किसी व्यक्ति को देख कर कोई हिंसक हो जाता, तो वो कहते हैं कोई कारण नहीं है, इस व्यक्ति ने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे आप हिंसक हों, लेकिन आप एकदम हिंसक हो गए, क्योंकि उसके अचेतन में कोई चीज़ ऐसी चीज़ है। इसलिए इस अचेतन को जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी मनुष्य को नहीं जानेंगे, और जब आप मनुष्य को नहीं जानेंगे, तब उस किसी भी कृति को अपनी संपूर्णता में देख ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये हमारा जो है ना, एक अचेतन मन, एक सचेतन मन, तो जो सचेतन मन होता है, माने जो समाज के अंदर जैसा हम व्यवहार करते हैं, या जो जैसा हम दिखते हैं, इसको फ्राइड कहते हैं जैसा हम अपने आप को दिखाते हैं, हमारा समाज का आभ्यंतरीकरण होता है, या जिसको ये होता है कि ये हमारे एक स्वीकृत मूल्य है, इन स्वीकृत मूल्यों के अनुसार हम ये जो जीवन जीते हैं, ये तर्क संगत है, हमने तर्क भी गढ़ लिया, ये सब चीज़ें हमारी होगी, ये हमारा बाहरी जीवन है, ये सच्चा हमारा व्यक्तित्व नहीं है। हम जो व्यवहार करते हैं वो दरअसल हम चाहते हैं कि हमारा व्यवहार ऐसा दिखे, वो हमारा वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक होता है वो अचेतन होता है, और इस अचेतन की और हमारा जो ये भाव है, इसका जो विश्लेषण है, वो पात्रों को, लेखक को, चरित्र को और अपने आप को, संपूर्ण साहित्य को समझाने की एक महत्वपूर्ण कुंजी हम इसको मान सकते हैं। अब यहाँ से एक और बात फ्राइड कहते हैं कि आदमी का शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन अगर उसका दिमाग सही नहीं, उसका मन सही नहीं, तो वो मन में रोगी हो सकता, और इस रोग के कई कारण होते हैं। तो मुख्य जो फ्राइड ने स्थापित किया वो ये किया कि जब से सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता के विकास में जब परिवार की स्थापना हुई, तो परिवार की स्थापना के साथ ही काम वृत्तियों का दमन शुरू हुआ। फ्राइड का मानना यह है कि मनुष्य जो है वो जन्म से थोड़ा बड़ा होते ही उसके मन में अपने माता पिता के प्रति विपरीत लिंगी के प्रति, अगर बेटी है तो वो पिता से प्रेम करती, बेटा है तो माँ से प्रेम करता, और या बहन भाई से प्रेम करते हैं। तो हमारे जो सामाजिक मर्यादा है, इस सामाजिक मर्यादा इसका निषेध करती है कि ये आप नहीं कर सकते, माँ से प्रेम आप नहीं कर सकते, माँ से तो प्रेम पिता ही करेगा। तो
तो आप उसका दमन होता है। तो ये जो काम भावना का जो दमन होता है, इस दमन से उसके व्यक्तित्व की शुरुआत होती है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इडिपस ग्रंथि का फ्राइड ने उदाहरण दिया। ये यूनान का बड़ा प्रसिद्ध सोफोक्लिस का नाटक था, जिसमें इडिपस जो है वो अपनी माँ से प्रेम करता है, पिता से की हत्या कर देता है उस कारण से। तो ये जो इडिपस ग्रंथि है, ये मनुष्य के अंदर होती है। अब हम ये सभ्यता के कारण हमारे बहुत सारे मूल्य हैं, नैतिकता है, हम समाज में नैतिक मर्यादा के अंतर्गत रहते हैं। अब मर्यादा के अंदर इस भाव की इस तरह से अभिव्यक्ति उचित नहीं मानी जाती। तो अब आपके पास में जो उचित है उसके लिए आप उसका आभ्यंतरीकरण करेंगे, उसको स्वीकृत करेंगे, या उसका उदात्तीकरण करेंगे। तो बाद में आप जा करके माँ से नहीं कर सकते तो आप बहन से प्रेम करते हैं, तो जो बहन से प्रेम नहीं करते हैं तो कुछ ऐसी स्त्री से प्रेम करते हैं जो माँ जैसी लगती हो। तो आप उस अन्य में भी आप माँ की खोज कर रहे होते हो जीवन भर। ये फ्राइड ने जो काम भावना के संदर्भ में ये व्यक्त किया। तो प्रेम संबंधी जो रोमांटिक धारणा थी कि पहली बार देखा और नायक नायिका से प्रेम किया, ये सही नहीं है। इसके मूल में उसकी वो इडिपस ग्रंथि काम कर रही है। चूंकि ये नायिका नायक के माँ से के बराबर इसको दिखाई दे रही है, इसलिए ये इसके प्रति आकर्षित हुआ। तो फ्राइड ने इस संदर्भ में दो बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के मन में कोई किसी के प्रति कोई प्रेम भाव पैदा होता है, काम भाव पैदा होता है, तो इसका पाप पुण्य से कोई रिश्ता नहीं, ये कोई पाप नहीं। आपके मन में है, आया, ठीक है, आया, नहीं आना चाहिए लेकिन आया, एक बात। तो ये पाप संबंधी जो धारणा थी, जो समाज की जो मूल्य चेतना है, उसको बार बार कहते हैं कि जो नैतिकता है, जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं आपको उस कष्ट की तरफ ले जाती है और उसका इलाज आदमी करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से मैं इससे मुक्त हूँ। तो इसी तरह से जो कबीलों के रीति रिवाज है, धर्म है, संस्कृति के जो नियम माता या पिता को देवता या देवी का दर्जा देते हैं, वो एक तरह से विधि निषेध को मर्यादा का रूप देते हैं। और दूसरी तरफ काम वृत्ति के उदात्तीकरण का, क्योंकि काम वृत्ति उदात्त हो, माता पिता देवी देवता के समान है। और ये जो उदात्तीकरण होता है, ये मनुष्य के मन को सुपर ईगो में बदल देता है। और जब सुपर ईगो में बदल देता है तो ये काम दमन जो मनोरोगों में बदल सकता है, वो मनोरोगों में बदलने से बचाता है। और साहित्य जो काम करता है वो इस उदात्तीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए फ्राइड ने एक बड़ी अच्छी बात कही साहित्य के संदर्भ में कि साहित्य पढ़ने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और साहित्य पढ़ने से मनुष्य सामाजिकरण की प्रक्रिया में ज़्यादा अच्छी तरह से हिस्सा ले सकता है। और इसलिए इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद साहित्य की उपयोगिता फ्राइड के हिसाब से बढ़ जाती है। फिर ये उन्होंने कहा कि मनोवृत्तियों के जो दमन है, उससे कई बार अति आग्रही व्यवहार पैदा हो जाता है। और ये जो अति आग्रही व्यवहार होता है, इससे एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं न्यूरोसिस। ये न्यूरोसिस पैदा हो जाती है। दमन का प्रतिरोध करने पर विकल्प की तलाश में जो लोग सामाजिक नियमों की मर्यादा के पालन की चेतना भी खो देते हैं, उससे विक्षिप्तता या पागलपन के करीब की एक स्थिति आती है जिसे पैरानोया कहते हैं। तो ये कुछ बीमारियां फ्राइड ने मनुष्य मानव चरित्र में देखी कि कुछ लोग क्यों ऐसा एकदम से विचित्र सा व्यवहार कर देते हैं। तो उसकी खोज फ्राइड ने इनके माध्यम से की। फ्राइड के साहित्य संबंधी इन विवेचनों में उदात्तीकरण, न्यूरोसिस, पैरानोया की धारणाओं का भरपूर उपयोग किया। एक और बात फ्राइड ने कही थी, वो स्वप्न विश्लेषण। फ्राइड के अनुसार जो स्वप्न है वो अचेतन में प्रवेश करने की कुंजी है। आपको सपने किस चीज़ के आते हैं? सपने उस चीज़ के आते हैं कि जो चीज़ आप जीवन में नहीं कर पा रहे हो, वो फिर सपनों में आपकी इच्छा पूर्ति होती है, आपकी क्षति पूर्ति होती है। आप जो काम नहीं कर सकते दिन में, जिस व्यक्ति पर आप बहुत क्रोधित है लेकिन आप उसके ऊपर क्रोध नहीं प्रकट कर सकते, तो आपको रात को सपना आता है, उसके अंदर आप उसकी बहुत पिटाई करते हैं। ये एक सामान्य सा स्वप्न है। तो फ्राइड ने कहा कि जो स्वप्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले माना जाता था कि सपने तो ऐसे ही आते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। नहीं, मनुष्य के जो स्वप्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस व्यक्ति को जानने के लिए जिस व्यक्ति को स्वप्न आते हैं, और ये जो स्वप्न है वो स्वप्न को उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि साहित्य जो है एक दिवा स्वप्न। एक लेखक ने एक स्वप्न देखा, कामायनी में प्रसाद ने एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न के रूप में कामायनी की रचना कर दी।
प्रेमचंद ने एक गोदान का स्वप्न देखा, रंगभूमि का स्वप्न देखा, या तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य का स्वप्न देखा। ये जो स्वप्न है ये इच्छा पूर्ति है। एक बड़े चिंतक के जो विचार हैं, एक बड़ा चिंतक समाज के बारे में जो कुछ चीज़ें देख रहा होता है, सोच रहा होता है, वो एक तरह का दिवा स्वप्न है। और ये फ्राइड ने संपूर्ण साहित्य की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को नए ढंग से व्याख्यायित किया। इसलिए स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये स्वप्न साहित्य के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और फ्राइड ने इसका बड़ा गंभीर विश्लेषण किया। साहित्य समीक्षक के रूप में भी फ्राइड का बड़ा योगदान है। फ्राइड साहित्य के नियमित पाठक थे, वो पढ़ते रहते थे और ये एक अच्छी बात है कि एक दूसरे ज्ञान अनुशासन का व्यक्ति जिसका साहित्य से कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं था, वो व्यक्ति साहित्य का पाठक निकला और उसने मनोवैज्ञानिक जैसी एक जटिल समस्या को निपटाने के लिए वो काम में तो फ्राइड पढ़ते थे। जिसमें से सोफोक्लिस का जो इडिपस नाटक है वो पढ़ा उन्होंने और उसके आधार पर दमित काम व्यवहारों की जो अभिव्यक्ति इस नाटक में होती है उससे फ्राइड ने बहुत सारी चीज़ें अपने शास्त्र की विकसित की। इसी तरह से उन्होंने गेटे को पढ़ा। गेटे का महाकाव्य जो फाउस्ट है उसकी उन्होंने विस्तार से व्याख्या की और उन्होंने कहा कि इसमें मेफिस्टोफिलिस नामक पात्र फाउस्ट को अपनी आत्मा देने के लिए कहता और बदले में वह सब वायदा करता है जो अन्यथा सभ्य समाज में उसके लिए निषिद्ध और दमित है। फ्राइड कहते हैं कि ये महाकाव्य प्रमाण है कि नैतिक चेतना और उसके मूल्य ही मूल मनोवृत्तियों के दमन के मुख्य कारण है। दूसरी ओर लालसा भड़काने वाला मेफिस्टोफेलिस फ्राइड के अनुसार समाज के अति नियामक की भूमिका में नजर आता है जो भिन्न या वैकल्पिक मर्यादाओं और व्यवहारों का स्रोत हो जाता है। इस तरह वे अचेतन के इदम के प्रतिनिधि के रूप में फाउस्ट के अहम की व्याख्या करता। माने आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो इच्छाएं सामान्य समाज में पूरी नहीं हो सकती, तो एक पात्र आता है वो कहता मैं तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी कर दे सकता हूँ। तो ये जो विश्लेषण है जो मनुष्य के चरित्र के भीतर होता है, फ्राइड ने कहा कि ये देखो ये मैं ही नहीं कह रहा, ये महान जो रचना कवि है नाटककार है वो तो गेटे ने कहा और जब गेटे ने कहा तो गेटे से फ्राइड की वो बात पुष्ट हुई। इसी तरह सोफोक्लिस के नाटक से फ्राइड की वो बात पुष्ट हुई तो इसकी व्याख्या करी। इसी तरह उन्होंने शेक्सपियर के बहुत नियमित पाठक थे फ्राइड। उन्होंने हेमलेट और टेम्पेस्ट और जूलियस सीजर इनका भी बड़ा अध्ययन किया। हेमलेट को फ्राइड अहम की दुविधा की पद्धति के रूप में देखते हैं। द टेम्पेस्ट में निर्जन द्वीप पर पहुंचा प्रास्पेट एक तरह का दिवा स्वप्न है जो अचेतन में प्रवेश के आख्यान में रूपायित हो जाता है। सीजर और ब्रूटस जैसे पात्र फ्राइड के अनुसार हत्या जैसे दमित असामाजिक व्यवहारों के प्रति अहम की दुविधा भाव को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। माने हत्या की है ब्रूटस ने और उसका भी एक मनोविज्ञान है, उसका भी एक कारण है। ऐसे ही हत्या नहीं हो गई, हत्या के पीछे के जो कारण है, उन कारणों के पीछे के जो कारण है फ्राइड उसका विश्लेषण करते हैं। इसी तरह फ्राइड को दोस्तोयेवस्की बहुत पसंद थे और उनका विशेष रूप से ब्रदर्स करामाजोव और क्राइम एंड पनिशमेंट। उन्होंने कहा कि दोस्तोयेवस्की का जो व्यक्तित्व है वो मनोविश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ब्रदर्स करामाजोव के नायक के माध्यम से हम लेखक के अचेतन में प्रवेश करने के लिए अर्थपूर्ण प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर क्राइम एंड पनिशमेंट में अपराध मनोविज्ञान एवं ईसाई संस्कृति के दमनकारी प्रभावों के अध्ययन के लिए आधार बनाया जा सकता है। ये इन्होंने जो व्याख्याएं की ब्रदर्स करामाजोव की, गेटे की, ये साहित्य के माध्यम से एक पूरे जीवन की और एक पूरे शास्त्र की आधार रखी। यदि आप फ्राइड के चिंतन के आधार के रूप में, तर्कों के रूप में अगर आप साहित्य को हटा देते हैं तो फ्राइड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत की स्वीकृति में बहुत चीज़ें कम हो जाती हैं। इस साहित्य के कारण उनके तर्क मजबूती से के साथ हमारे सामने आते हैं और हम ज़्यादा अच्छी तरह से उन चीज़ों को, उन बातों को, उन जटिल चीज़ों को समझ सकते हैं। अन्यथा हमें वो अविश्वसनीय कई बार लगती है
क्योंकि हमारा जो सामान्य नैतिक संस्कार है, हमारा सामान्य नैतिक संस्कार उन बातों को मानने की इजाज़त नहीं देता। सामान्य नैतिक संस्कार इडिपस ग्रंथि को स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक नाटक में आने के कारण वो उसको स्वीकृत करता है। इसलिए साहित्य से सिर्फ फ्राइड के कारण साहित्य को बहुत कुछ मिला, इसके साथ साहित्य से फ्राइड को बहुत कुछ मिला। ये जो दोनों तरफ का जो ज्ञानानुशासन के बीच का जो रिश्ता है वो फ्राइड के मनोविश्लेषण के माध्यम से आ सकता है। इसके अलावा फ्राइड ने जासूसी कथाओं का बहुत अध्ययन किया था, बहुत जासूसी उपन्यास कहानियाँ पढ़ा करते थे। वे कहते थे कि मानव चित्त के अचेतन जगत में प्रवेश करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी आख्यान या दिवा स्वप्नों की तरह देखते थे, और इसीलिए अनेक साहित्य आलोचकों का विचार है कि फ्राइड के मनोरोगियों के स्वप्नों की केस हिस्ट्री पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी जासूसी कथा को पढ़ रहे हैं। तो जासूसी कथा में जो बाहर घटना होती है, हम जानते हैं कि बड़ी एक सामान्य सी एक होता है कि एक कोई घटना घटी और जिसका कारण नहीं पता, और उसके बाद वो जासूस जाता है और उन सब लोगों का पता लगाने की कोशिश करता है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया होगा। और आम तौर से जिस पर बिल्कुल अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता, धीरे धीरे पता चलता है कि वही व्यक्ति इसका सूत्रधार है, और तब वो नीचे से चीज़ों को निकालता है। तो ये जो चीज़ें होती है कि जो बाहर हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, भीतर उसमें कितनी चीज़ें हैं, तो मनुष्य के मन में भी, मनुष्य के अचेतन मन में भी जब हम प्रविष्ट करने जाते हैं तब हमको उसके व्यक्तित्व की बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इसलिए इन जासूसी कथाओं का बहुत महत्व है। इसके अलावा माइकल एंजेलो का मोजेज या लियोनार्डो दा विंची की मोनालिजा, इनको भी फ्राइड ने बहुत महत्वपूर्ण दिया। ये उनके लिए अभिव्यक्ति पक्ष है और उनकी यहूदियों द्वारा की गई हत्या इसका दमन पक्ष है। ये जो है सुपर ईगो के संबंध, उदात्तीकरण और दमन की प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस तरह से ये जो पूरा जो अध्ययन साहित्य का फ्राइड ने किया था, जिससे हमें बहुत सारी नई बातें पता चलती है। लियोनेल ट्रिलिंग ने जो इसका फ्राइड की आलोचना की और फ्राइड के सिद्धांतों को जो हमारे सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो रोमांटिक धारणा थी कि साहित्य कल्पना से उत्पन्न होता है, ये धारणा समाप्त हो गई। इन्होंने कहा नहीं, कल्पना से नहीं होती, काम वृत्ति के उदात्तीकरण से होती है, या स्वप्नों के इच्छावृत्ति के द्वारा होती है, या इन नैतिक मान्यताएं, जो नैतिक मान्यताएं मनुष्य को दमन की तरफ ले जाती है, उसका मानसिक दमन करती है। माने ये बात तो हमारे पुराने जो मान्यताएं हैं उसके अंदर कहीं भी स्वीकृत नहीं हो सकती कि नैतिक मान्यताएं हमें दमनकारी रूप में आती है। होता है कि भाई ये जो नैतिकता समाज की है, ये समाज को स्वस्थ विकसित करने के लिए अच्छी है, इसके कारण समाज सुरक्षित रहता है, व्यवस्थित रहता है और व्यक्ति का जीवन शांति से रहता है। इसलिए माने चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही तो नैतिक मान्यताएं। और इन नैतिक मान्यताओं से कोई दमन नहीं होता, बल्कि बुरी प्रवृत्तियां समाप्त होती है। लेकिन फ्राइड ने इसको बिल्कुल नए ढंग से रखा, कहा कि नहीं, यही दमन करती है और इसी दमन के कारण कुछ दूसरी चीज़ें पैदा होती है, और ये जो दूसरी चीज़ें पैदा होती है उनका अध्ययन हमें करना होता है। और जिसके तर्क के रूप में उन्होंने कहा कि ये लेखन का मामला, और जब ये लेखन है इसका मतलब लेखन कल्पना की उपज नहीं है, लेखन आपके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं है, लेखन आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के भीतर छिपा हुआ जो चीज़ है उसकी अभिव्यक्ति। ये एक तरह से फ्राइड ने साहित्य को नए ढंग से दिया। दूसरी बात जो फ्राइड ने कही कि मानव व्यवहारों का व्याख्यायी होना, माने एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि फ्राइड ने कहा कि मनुष्य का जो कोई भी व्यवहार है वो कोई अचेतन ईश्वरीय या कुछ ऐसा नहीं है, इल्हाम नहीं है, उसकी व्याख्या हो सकती है। कहा कि मनुष्य अजीबोगरीब हरकतें करता है, ये अजीबोगरीब हरकतें जो होती है इनकी व्याख्या हो सकती है, और चूंकि इनकी व्यवहारों की व्याख्या हो सकती है इसलिए उसके चरित्र की भी व्याख्या हो सकती है, उसके पात्र की भी व्याख्या हो सकती है, पात्र कैसा कैसा व्यवहार कर रहा है हम उसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये जो फ्राइड का जो सिद्धांत हमारे सामने आया, उस सिद्धांत आने के बाद में ये हुआ कि कोई भी ऐसी रचना, कोई भी ऐसी चीज़ अव्याख्यायी नहीं है। कहा कि भाई आपने इसको गाली क्यों दी? कहा पता नहीं क्यों दी, मुझे खुद ही नहीं पता है, पता नहीं ऐसे निकल गई, ये अव्याख्यायी है। फ्राइड ने कहा कि नहीं, ये अव्याख्यायी नहीं है, इसकी व्याख्या हो सकती है। और जब व्याख्या हो सकती है तो कहीं ना कहीं फ्राइड ने उस मानवीय व्यवहार को एक औचित्य भी प्रदान करता है।
कहा कि जो असामान्य व्यवहार है वो असामान्य व्यवहार पाप नहीं है, वो रोग है, आपकी बीमारी है, और उस बीमारी को ठीक करो और बीमारी ठीक हो सकती। तो जब तक आप रोग को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। और इसीलिए जब किसी में रोग है तो आप उस चरित्र का विश्लेषण करते समय बता सकते हैं कि इस चरित्र का व्यवहार इस तरह का इस ग्रंथि के कारण या इस भाव के दमन के कारण या जीवन की इन घटनाओं के कारण होता। और इसलिए फ्राइड ने मन की जो है त्रिकोणीय संरचना का जिक्र किया। 3 मन के स्तर है, जो एक हमारा अहम है, एक अवचेतन है और एक हमारा उपचेतन है। उपचेतन तो कभी भी हमारे सामने नहीं आता, और हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारा जो चेतन अहम है सिर्फ उससे नहीं करते, उसको पता ही नहीं होता। बहुत बार हम स्वयं अपने अवचेतन से नियंत्रित होते हैं। अवचेतन हमको कहता है या उपचेतन हमको कहता है कि आप ऐसा करो, तब हम व्यवहार कर देते हैं। इसलिए मनुष्य अजीब परिस्थितियों में अजीब सा जो व्यवहार कर देता है वो उसकी सचेत मानसिक क्रिया के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी अचेतनता के कारण, उसके अवचेतन के कारण, उसके मन में बैठी हुई जो चीज़ें हैं उसके कारण होता है। तो ये व्याख्या वाला जो बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो फ्राइड का जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है और जो मनोविश्लेषण की पद्धति है, इस पद्धति की साहित्य के आलोचना से भी समानता है। साहित्यिक आलोचना की भी एक पद्धति दोनों में समानताएं हम ढूंढ सकते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है व्यक्ति के अध्ययन की पद्धति। फ्राइड ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान के रूप में व्यक्तित्वों के निर्धारण का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनकी मान्यता थी कि व्यक्तित्व को लक्षण मूलक रूप में देखने पहचानने का संदर्भ केवल मनोरोगों की पहचान के लिए लाभदायक होता, जबकि साहित्य में लेख की और पात्रगत व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रवृत्तियों को आधार बनाया जाना चाहिए। माने फ्राइड जो था वो ये देखता था कि आपकी जो प्रवृत्तियां हैं उससे आपके किस रोग का पता चलता है। लेकिन साहित्य में हम जब व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं, उसके अध्ययन की जब पद्धति विकसित होती है, तब हम उस पात्र के मनोभाव से, उनके क्रिया व्यापार से, उनकी उन चीज़ों को हम सारी अच्छी तरह से देख पाते हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो पाप भावना से मुक्ति देने का जो भाव है वो फ्राइड की आलोचना किया कि अगर किसी पात्र के मन में कोई भाव पैदा हुआ है तो वो पात्र खल पात्र नहीं है। और इसलिए फ्राइड का ध्यान हमेशा खल पात्रों पे ज़्यादा रहता था, क्योंकि उनके खल पात्रों में जो मूल आदिम प्रवृत्तियां हैं वो ज़्यादा सशक्त रूप में सामने आती, और जो भले अच्छे पात्र जो नायक होते हैं वो उनके अंदर उन मूल प्रवृत्तियों का आत्मसातीकरण हो जाता है, समाजीकरण हो जाता है, वो उसे स्वीकृति की भाषा में ले आते हैं। तो उसमें उनको लगता है कि इनकी जो मूल मनोवृत्ति हैं वो कहीं कहीं दबी हुई है, इसलिए उन दबी हुई को निकालने के लिए वो खल पात्रों को अपने सामने लगते हैं। तो खलनायक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक ये महत्वपूर्ण, और ये जो व्यवहार होता है वो कई बार पात्रों के इस व्यवहार को कहते हैं कि रोगग्रस्त व्यवहार है, और रोगग्रस्त व्यवहार पे सजा नहीं दी जा सकती, हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो एक तरह से साहित्य के पाठ को सहानुभूतिपूर्वक पढ़ने की प्रेरणा फ्राइड ने दी, और कहा कि इन मनोवृत्तियों को आप नकारें नहीं, बल्कि उसको समझ करके और सहानुभूति से इन पात्र को देखें। यह दूसरा, स्मृतियों की असंगत श्रृंखला पद्धति एवं साहित्य के पाठकीय पाठ में समानांतरता। फ्राइड मनोरोगियों के उपचार के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करते थे। जैसे वो मनोरोगियों को एकांत कक्ष में बिठाकर उनके सामने कोई पेंटिंग रख दी जाती थी या कभी कोई कविता रख दी जाती थी कि आप ये कविता पढ़िए, और पढ़ने के बाद में वो मनोरोगियों को कहते थे कि अच्छा इस चित्र को देख करके तुम्हारे मन में क्या भाव आया, या ये जो कविता है इसको पढ़ करके तुम्हें क्या लगा, जो भी तुमको लगा। मान लीजिए अच्छा मान लीजिए किसी नायिका का आपके चित्र रखा तो आपके मन में क्या आया। तो एक पात्र मान लीजिए बोल सकता है कि मुझे ऐसा लगा कि इतनी रोनी सूरत बना करके आई है कि इसको एक थप्पड़ मारने का मन करता, तो आप वही लिख दीजिए। या आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, बड़ी आदरणीय आपके मन, आपको जो भाव आता है वो आप उसको आप लिख दीजिए। और उसको लिखने के बाद में फ्राइड ये पता लगाते थे कि इस व्यक्ति के मन में किस तरह की ग्रंथि, किस तरह का भाव है। तो वो एक स्मृति का दूसरी स्मृति की जो असंगतता है, उस असंगतता के बीच में भी एक संगति है, और फ्राइड उस संगति को ढूंढते थे, और यही संगति साहित्य में भी आती थी। अनेक साहित्यकारों की राय है
कि उत्तर आधुनिक आलोचना में पाठ की जिस पद्धति का विकास हुआ उसकी जड़ें कहीं न कहीं फ्राइड की स्मृति आसंगता पद्धति में है। फ्राइड ने जिसका वर्णन किया कि स्मृति में एक दूसरे के साथ में जो दूरी है उस दूरी को किस तरह से मिलाएं तो चरित्र बनता है। इसी तरह फ्राइड की जो केस हिस्ट्री है और साहित्य में कथा वृत्त से संबद्ध आलोचना जो सिद्धांत है वो बड़ा सामूहिक रूप से हमें देखने की ज़रूरत होती है कि कोई कथानक का जो रूप रचना होती है कि कोई कारण होता है तब एक चरित्र विकसित होता है। जब चरित्र विकसित होता है तो उसके सामने एक उद्देश्य होता है। तो कथानक की जो सारी संरचना है वो एक तरह से केस हिस्ट्री में पहले आ जाती। इसलिए जो लेखक है वो पहले तय कर लेता, एक जो प्रारूप बना देता है कि एक ऐसा पात्र होएगा जो नायक होएगा जिसमें ये गुण होंगे, एक ऐसा पात्र होएगा जिसमें ये चीज़। ये जो सुसंबद्धता है, ये सुसंबद्धता एक तरह का मनोविज्ञान के आधार पर, मनोविश्लेषण के आधार पर ही हम जान सकते हैं। इसलिए फ्राइड और बातें कहते हैं कि अचेतन के गहनतम क्षेत्रों के यायावर हैं कवि और दार्शनिक। फ्राइड कवियों और दार्शनिकों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि वो अचेतन के यायावर है, अचेतन क्षेत्र में वो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं और ये मेरा कोई श्रेय नहीं, ये साहित्यकारों का श्रेय। इसलिए कहते हैं कि पाठक या आलोचक इस खोज का श्रेय खुद नहीं ले सकते। और अपने बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप अचेतन की खोज के संदर्भ में मुझे कोई श्रेय देना चाहते हैं तो वह इतना ही है कि मैंने कवियों के द्वारा खोजे गए अचेतन को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किया। इसलिए जो फ्राइड के अनुसार जो अचेतन की खोज है, अचेतन कैसे कार्य करता है, ये खोज तो कवियों और दार्शनिकों की है। साहित्य के प्रति बहुत समर्थन का भाव हमको इन पंक्तियों के अंदर दिखाई देता है। इस अचेतन को समझें कैसे, कई बार लेखक, आलोचक, विचारक कोई बहुत नई मौलिक बात कह देता, लेकिन अगर आप उसका अर्थ विश्लेषण करने लगे तो उसको समझ नहीं आता कि इसका अर्थ पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा मुझे लगा जो मैंने कह दिया। लेकिन जो आपको लगा उसका एक अर्थ है और ये अर्थ मीमांसा फ्राइड की आलोचना से हमें देखने को मिलती है। इसलिए फ्राइड कहते हैं कि ये खोज कवियों और दार्शनिकों की है, अचेतन की खोज मेरी नहीं। हालांकि माना जाता है कि इसको जो नाम दिया गया कि अचेतन है ये फ्राइड का ही दिया हुआ। इसी तरह कवियों और लेखकों के विषयों व भाषा रूपों का जो चुनाव है वो उनके अचेतन की कुंजियाँ हैं। किन विषयों का आप चुनाव करते हैं और किन शब्दावली का आप प्रयोग करते हैं, इससे आपके अचेतन के बारे में जानकारी मिलती, नई जानकारी मिलती। आपने एक विषय लिया तो आपने वो विषय क्यों लिया? क्योंकि आप दूसरे विषय पर बात नहीं करना चाहते थे। हम इसलिए कि हमें उस विषय को दूर करना था, हमको नहीं जो उस विषय पर बात करनी, तो हम दूसरी बातें करते रहते हैं। तो ये आपने जो अलगाव किया जानबूझ के किया, या आप इस विषय से बहुत अधिक जुड़े हुए थे और आपने ये किसी को कहा नहीं, इसलिए आप इस अनुभव को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए आपने उस विषय को चुना। तो आपका जो विषय का चुनाव है और आपकी जो भाषा है, वो भाषा और विषय, इससे हम आपके अचेतन का पता करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कृतियाँ हैं वो अहम का कल्पना व्यापार है। जो आपका जो सचेतन व्यवहार है वो उसी का कल्पना व्यापार है, वो अपना काम करती है और इसके माध्यम से आप रचना के जो बाहरी तथ्य है उसकी व्याख्या करते हैं। दूसरी चीज़ें आप कह सकते हैं कि ये इच्छा पूर्ति का सौंदर्य शास्त्र है। इच्छा पूर्ति आपकी है, आप लड्डू खाना चाहते हैं, आप किसी स्त्री से प्रेम करना चाहते हैं, आप किसी पुरुष को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके मन में तरह तरह की इच्छाएं हैं, आप कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो सब अच्छी चीज़ें जो है वो न पड़े, कुछ चीज़ें बिगड़ जाएं, ये जो सामान सजा हुआ है इसको उलट पुलट दें, आप दरी हटा दें, ये मन में आपके विचित्र चीज़ें आती। ये जो इच्छा पूर्ति है इसको सौंदर्य शास्त्र में आप कैसे बदलेंगे? अगर आपने ये कार्य किया तो आपको माना जाएगा कि आपने ठीक नहीं किया, आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो फ्राइड ने कहा कि नहीं, मनुष्य क्या करता है कि इस इच्छा पूर्ति के लिए एक नया तंत्र विकसित किया इसने, और ये जो तंत्र है वो साहित्य रचना का है। और साहित्य रचना के माध्यम से वो जो इच्छा पूर्ति, जो उसकी वैयक्तिक इच्छा पूर्ति है, जो असामाजिक इच्छा पूर्ति है, उसको एक सौंदर्य शास्त्रीय कृति में बदल देता है और उस कृति में बदल देने के कारण से एक रचना बहुत खूबसूरत बन जाती। उस खूबसूरत रचना के सौंदर्य को बाद में पाठक पढ़ता है तो उसकी भी इच्छा पूर्ति होती है और वो भी एक तरह का बाद में सामान्य व्यवहार कर सकता है।
तो ये जो है, जो मनोवृत्ति है, जिसको कहते हैं कि ये एक महाकाव्यात्मक तरीके से न केवल रचनाकार को मुक्त करती है वरन पाठक को भी मुक्त करती है। और इस तरह से पाठक जब उस रचना के अंदर जाता है तो उसके मन में तरह तरह की अनुभूतियाँ आती हैं। और इसलिए साहित्य का पाठ एक दिवा स्वप्न का पाठ होता है। और फ्राइड ने दिवा स्वप्न से उपजने वाली डिल्यूजन की विक्षेपावस्था का उत्पाद माना। विक्षेप की स्थिति में गहरा जाने से ये डिल्यूजन दो रूपों में प्रकट हो सकता है। एक न्यूरोसिस की दशा, जिसको फ्राइड अति चिंता की दशा कहते हैं, और इससे आग्रहवादी जो मानसिकता है वो उपजती है और लेखक के चित्त में भी ये न्यूरोसिस की भावना आ सकती है और उसमें कई बार विचित्र भावनाएं आती। दूसरा होता है पैरानोया। इसमें जो है चित्त विवश आग्रहवादी रूप विकल्प की तलाश की जाने लगती है। ये दोनों चीज़ें आ सकती है। एक तीसरी बात भी हो सकती है जिसको फ्राइड कहते हैं कि ये सिजोफ्रेनिया की स्थिति आती है, जिसमें व्यक्तित्व का विभाजन हो जाता है। आप देखते हैं कि कई बार सिनेमा में और उपन्यास में वर्णन होता है कि एक पात्र एक समय पर बहुत सामान्य व्यवहार करता है और जो ही दूसरे समय आता है वो असामान्य हो जाता है, या दिन में बिल्कुल ठीक रहता है, रात में बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार करने लगता है। घर में आता है तो एक तरह का हो जाता है, बाहर जाता है तो दूसरे तरह का हो जाता है। एक तरह के लोगों से मिलता है तो वो एक तरह का हो जाता है। तो ये जो विभाजन है, सिजोफ्रेनिक जो व्यक्ति है, उसको तो आप समझ ही नहीं सकते। तो उसको समझने के लिए फ्राइड ने कहा कि ये मनोविश्लेषणवादी जो तरीका है, इस मनोविश्लेषणवादी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसी तरह फ्राइड ने स्वप्न भाषा का विश्लेषण किया और ये स्वप्न भाषा के विश्लेषण के माध्यम से भी उन्होंने साहित्य के विश्लेषण की एक पद्धति विकसित की। और साहित्य की जो भाषा थी वो पहले से ही एक तरह की प्रतीक भाषा की थी। हमने कोई एक वाक्य कहा, हमने कोई एक बात कही, हमने कोई शब्द कहा, वो एक प्रतीक है और उसके माध्यम से हम किसी और अर्थ की व्यंजना करते हैं। तो भाषा सिर्फ सतही अर्थ की व्यंजक नहीं है, भाषा बहुत गहरे मनोविज्ञान की, मनोविश्लेषण की चीज़ है और आपके मन के अतल गहराइयों के अंदर छुपी हुई होती है और तब आप उसमें से किसी शब्द या भाषा का चयन करते हैं। फ्राइड ने सिर्फ मुख्य साहित्य का ही विश्लेषण नहीं किया, उन्होंने उन विधाओं का भी जिक्र किया जो साहित्य में मान्य नहीं है, जो उप साहित्य की विधा जिनको हम कह सकते हैं, जिसमें से एक है चुटकुले। तो चुटकुले जो है, हम किसी व्यक्ति का मजाक बनाते हैं और उसको सब सार्वजनिक रूप से हंसते हैं, ये क्या है? तो फ्राइड के अनुसार चुटकुले सभ्य समाज के दमनकारी नैतिकतावादी नियंत्रण के दबाव को कम करने वाले रचना कर्म का उदाहरण है। बहुत ज़्यादा जो नैतिकता हमारे अंदर घुसी हुई होती है, उस नैतिकता का बहुत हमारे ऊपर दबाव होता है, उस दबाव से मुक्ति कैसे हो? एक चुटकुला सुनाया और राजा का मजाक बना दिया या किसी अफसर का मजाक बना दिया और सब लोग खुश हो गए और वो नियंत्रण कम हो गया। तो ये चुटकुला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चुटकुले कभी रोकने नहीं चाहिए फ्राइड के अनुसार। दूसरा है गालियाँ। ये गालियाँ बुरे चुटकुलों की तरह होती है। आप किसी की निंदा करते हो, किसी को गाली देते हो, तो एक तरह से ये हुआ कि आप वो शारीरिक आक्रमण करने के बजाय आप मानसिक रूप से ही आप मुक्त हो जाते हो। तो फ्राइड गालियों को भी बहुत महत्व देते हैं। इसी तरह मिथक को उन्होंने बहुत महत्व दिया। चित्रकला के बड़े जानकार थे, फोटो को बहुत महत्व दिया। इनके माध्यम से भी हम मानव व्यक्तित्व को, समाज और संस्कृति को जान सकते हैं। इस तरह फ्राइड का जो पूरा सिद्धांत है, ये सिद्धांत सिर्फ साहित्य का सिद्धांत नहीं है, मनुष्य के पूरे मानसिक कर्म का सिद्धांत है। और इसलिए वो संपूर्ण जो मानवीय संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में फ्राइड ने बहुत नई बातें कही और बहुत सहानुभूतिपूर्ण बातें कही। साहित्य के संदर्भ में उन्होंने जो मुख्य बातें कही, जिसका असर ये पड़ा कि साहित्य को गंभीरता से लेने की जरूरत है। साहित्य कोई काल्पनिक हंसी मजाक नहीं है, उसके भीतर मानव सभ्यता के गहरे बिंदु छिपे हुए होते हैं और उसके आधार पर साहित्य की जो आगे की आलोचना है वो विकसित हुई और लोगों ने कहा कि एक तरीका ऐसा है। कई बार हम समकालीन साहित्य चिंतन में इस तरह के विद्वानों को इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम अलग अलग तरह के लोगों के बारे में जान लें कि इनका विचार ऐसा है। आप उससे कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, वो उसके बाद की बात है। पहली चीज़ होती है आपको जानकारी, आपको समझ। तो फ्राइड साहित्य के संदर्भ में एकदम नए ढंग की बातें कहते हैं और उनको जानना हमारे लिए, साहित्य को जानने के लिए ज़रूरी है।